वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एल्केन। इस पार्ट में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन करेंगे और नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट देखेंगे। पहले जो चार मेंबर हैं वो गैसेस होते हैं। एल्केन के चार मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैस होते हैं। और 5 से लेकर के 17 कार्बन एटम तक के जितने भी एल्केन हैं वो लिक्विड होते हैं। और 17 के बाद जो हैं कार्बन एटम जिनका 17 से ज़्यादा है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है, कार्बन एटम बढ़ता है, वैसे वैसे जो एल्केन हैं वो गैसेज से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ चेंज होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है उस हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एल्केन के केस में अगर हम बात करें तो एल्केन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला मोलिकुलर वेट पे, दूसरा सरफेस एरिया ऑफ ए कंपाउंड। तो अगर मोलिकुलर वेट चेंज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होंगे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो दोनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, मोलिकुलर वेट से कैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा और सरफेस एरिया से बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा। तो पहला है मोलिकुलर वेट। हम दो कंपाउंड लेते हैं, पहला है एन पेंटेन और दूसरा है एन हेक्सेन। एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 309 केल्विन है और एन हेक्सेन का एक कार्बन एटम बढ़ जाता है तो उसका मोलिकुलर वेट भी बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, और वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग, उतना ही ज़्यादा उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का, उन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हम 3 एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। पेंटेन के ही आइसोमर हैं ये, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। एन पेंटेन लीनियर कंपाउंड है, आइसोपेंटेन ब्रांच्ड है, नियोपेंटेन उससे ज़्यादा ब्रांच्ड है, टोटली ब्रांच कंपाउंड है। तो लीनियर कंपाउंड का क्या होता है, लीनियर कंपाउंड का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉन लीनियर कंपाउंड जो आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। तो एन पेंटेन का के केस में सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एन पेंटेन के केस में सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 309 केल्विन है। आइसोपेंटेन जो कि ब्रांच्ड है, यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कंपेयर टू एन पेंटेन, तो 301 हो गया। और नियोपेंटेन में और ज़्यादा ब्रांचिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया, 283 केल्विन। तो उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ सब्सटेंस पे। पैकिंग ऑफ सब्सटेंस, कितना अच्छे से कोई मॉलिक्यूल पैक होता है क्रिस्टल लैटिस में, उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें एन हेक्सेन की, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जिनके होंगे उनके जो मिथाइल ग्रुप हैं टर्मिनल, वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड में मिथाइल ग्रुप हैं तो इसका मतलब ये क्रिस्टल लैटिस में आराम से अच्छे से क्लोजली फिट हो सकते हैं क्रिस्टल लैटिस में, और क्लोजली फिट होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एन हेप्टेन देख लीजिए जहाँ पे ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम की वजह से जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है वो दोनों एक साइड हैं। तो जो इनकी पैकिंग है, जो इनकी फिटिंग है क्रिस्टल लैटिस में, वो कंपैरेटिवली एन हेक्सेन के कम होगी क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक साथ हैं। तो पैकिंग जो अच्छी होगी वो होगी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले जो
एल्केन हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा ड्यू टू गुड पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इस प्रकार एन हेक्सेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एन हेप्टेन। बस आपको सिंपल क्या करना है, जो स्ट्रेट चेन का आपने नोमेनक्लेचर किया था उसके आगे सिर्फ प्रीफिक्स जोड़ देना है साइक्लो। तो जैसे प्रोपेन था, प्रोपेन का अगर साइक्लिक फॉर्म है तो बस साइक्लो आगे प्रीफिक्स जोड़ दिया बस हमने, और कुछ नहीं किया, साइक्लो प्रोपेन। ब्यूटेन को हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन अगर वो साइक्लिक है तो, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन। अगर वो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन है तो नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, उसमें हमें क्या करना होता है वो मैं आपको सारे रूल बताऊंगा। तो मान लीजिए अगर इस पर कोई एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल है, तो बस उसको प्रीफिक्स में ले आना है हमें, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। अगर मान लीजिए दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, इथाइल है और मिथाइल है, तो हमें नोमेनक्लेचर के दौरान यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इथाइल है और मिथाइल है, अब इनमें से प्रायोरिटी किसको देंगे, क्योंकि नंबरिंग तो हमें देनी पड़ेगी। तो इथाइल शुरू होता है ई से, और जो मिथाइल है, मिथाइल शुरू होता है एम से। तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और उसको लिखेंगे भी उसी हिसाब से, ई पहले आएगा एम बाद में आएगा। तो एक नंबर दिया मैंने इथाइल वाले को और दो नंबर मैंने दिया मिथाइल वाले को, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सो नेम आर प्रीफिक्स्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलोंग विद देयर पोजीशन। उसके बाद और भी कुछ रूल्स हैं जिनसे हम साइक्लोहेक्सेन का नोमेनक्लेचर देंगे। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई रिंग है साइक्लो एल्केन और उस पर कोई साइड चेन लगी हुई है, एल्काइल चेन लगी हुई है, अगर एल्काइल चेन में कार्बन एटम ज़्यादा हैं की बजाय साइक्लिक रिंग के, एलिसाइक्लिक रिंग के, तो हमेशा हम पेरेंट चेन मानेंगे एल्काइल चेन के को, ना कि साइक्लो एल्केन को। और साइक्लो एल्केन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन एटम है और जो साइड में एल्काइल चेन लगी हुई है उसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो हम पेरेंट चेन जो मानेंगे वो एल्काइल वाली चेन को मानेंगे, और यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपाइल है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल 4 कार्बन एटम की है तो ब्यूटेन। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए एल्काइल चेन पे एक से ज़्यादा रिंग अटैच हैं साइक्लो एल्केन की, तो भी हम क्या करेंगे, एल्काइल चेन को पेरेंट चेन मान करके और दो इनको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक एल्काइल चेन है, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, साइक्लो पेंटेन लगा हुआ है, तो साइक्लोपेंटेन एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो प्रीफिक्स में उसको लगा देंगे हम 1,4 डाइसाइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका नाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो भी जो एलिसाइक्लिक चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करेगी। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो साइक्लोपेंटेन लगा हुआ है, बट जो साइड चेन है बेशक से उसके कार्बन एटम कम हो, क्योंकि पहले वाले में मैंने बताया था, पहले वाले रूल में जो ऊपर है इसमें दिखाया था कि अगर एल्काइल चेन में कार्बन एटम ज़्यादा है तो ही पेरेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए एल्काइल चेन में तो 4 कार्बन एटम ही है सिर्फ, और साइक्लो एल्केन में 5 कार्बन एटम है, तो पेरेंट कौन होना चाहिए था, पेरेंट होना चाहिए था पेंटेन। बट एल्केन जो एल्काइल चेन है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CO कार्बोनिल, तो इसलिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या कोई मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी होता एल्काइल चेन में, तो भी एल्काइल चेन ही पेरेंट चेन का काम करेगी, बेशक से कार्बन एटम उसके कम है। तो इसका नाम हो जाएगा, तो ये जो साइक्लो पेंटेन है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी। 1 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 2 ऑन, सिमिलरली एलिफेटिक साइक्लिक रिंग।
वो सब्स्टिट्यूएंट यानी कि वो डेरिवेटिव का काम करेगी बेंजीन रिंग के। तो जैसे यहाँ पे है साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है, तो साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। उसके बाद इफ़ ए रिंग कंटेन ए मल्टीपल बॉन्ड, अगर रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड हैं तो उसमें होगा क्या, उसके अंदर और एल्काइल चेन पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हो एल्काइल चेन पे फंक्शनल ग्रुप है और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। तो अब हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, हमें कार्बन एटम नहीं गिनने हैं, फंक्शनल ग्रुप जिस पे है वो पेरेंट चेन होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे एल्काइल ग्रुप पे फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप एल्काइल चेन पे है तो यही पेरेंट का काम करेगी, और जो साइक्लो एल्केन है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी। तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोपेंट 2 इन आइल ब्यूटेन 1 ओल। तो इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप कोई डायरेक्टली अटैच है साइक्लो एल्केन के, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सुफिक्स में चला जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम देंगे पहले सिंपल साइक्लोपेंटेन, और क्या है ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सुफिक्स में एच रहेगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल लगा हुआ है, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरीके से हम इनको नाम देंगे।